ये हो गई चार्ट्स की बात और मार्केट की पोजीशनिंग की बात। लगातार सुबह से ही हम आपको मार्केट का 360 डिग्री इवैल्यूएशन और एनालिसिस लेके आ रहे हैं। चार्ट्स, ट्रेडिंग आइडियाज, पॉलिसी मेकिंग, फंडामेंटल, फ्लोज और मैक्रो। हमारे साथ एक बहुत ही दमदार पैनल, हमारे ईटी नाउ स्वदेश थिंक टैंक, बजट थिंक टैंक अब हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं, हालांकि इस पैनल को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ सबसे सीनियर शैलेश हरिभक्ति जी हैं। टैक्सेशन के पूरे फील्ड में इंडिया में, कॉर्पोरेट इंडिया में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट वॉइसेस शैलेश हरिभक्ति जी। म्यूचुअल फंड्स में एसबीआई म्यूचुअल फंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है। हमारे डीपी सिंह साहब एसबीआई म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट करते हैं। डांगी साहब, मनीष डांगी, पहले प्रोफेशनल फंड मैनेजर थे, अब जो है अपनी फर्म चलाते हैं और मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वो बाजार को मैक्रो के नज़रिए से एनालाइज करते हैं। हमारे साथ राधिका गुप्ता हैं, जो मिलेनियल्स और यंग इन्वेस्टमेंट जो आप देख ही रहे हैं देश में बढ़ता जा रहा है ये तबका, उनकी सबसे पसंदीदा वॉइस है। ऑफकोर्स एडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ है वो। हमारे साथ पुनीता कुमार सिन्हा भी जुड़ रही हैं। उनको भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। बहुत पुरानी मार्केट वेटरन है और बाजार इकोनॉमी को कई दशकों से एनालाइज कर रही हैं। आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश थिंक टैंक में। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। शैलेश जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, क्योंकि ये बात बार बार आ रही है, सुबह से हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ हफ्तों से ही देख रहे हैं कि के शेप रिकवरी है। एक तरफ तो जो प्रीमियम सेगमेंट में वहाँ ग्रोथ है ज़बरदस्त और एफ्लुएंट लोग जो हैं उनको स्लो डाउन का इतना असर नहीं देखने को मिला, लेकिन मिडिल क्लास एंड नीचे के जो तबका है उनको तंगी हुई इन्फ्लेशन की वजह से भी, और आमदनियाँ भी इम्पैक्ट हुई हैं वहाँ। तो क्या कुछ ऐसे कदम टैक्सेशन में उठाए जा सकते हैं पर्सनल इनकम टैक्स को लेके, अगर हम कहें, जिससे उनको थोड़ी कंफर्ट आ जाए और इकोनॉमी में कुछ कंजम्पशन भी हो? आपकी क्या उम्मीद है, ये हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है या लो प्रोबेबिलिटी? मैं समझता हूँ कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है, क्योंकि जो मिडिल इनकम लोग हैं उनको एग्जेम्पशन की जो 2.5 लाख का है उसको एटलीस्ट इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल व्याजबी है एंड इट इज ऑन द कार्ड्स। बाकी जो स्लैब्स हैं, क्योंकि अब आमदनी जैसे बढ़ती है वैसे खर्चे भी बढ़े, तो अगर टैक्स की राहत स्लैब वाइज मिलने लगे तो वो स्लैब एक्सपेंशन की जो बात है वो मैं समझता हूँ जरूर आएगी। और जो सरचार्ज है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जो 28% का सरचार्ज डाला था पिछले बजट में या 2 बजट के पहले, वो उसकी जो यूटिलिटी है अब वो खत्म हो गई है। मैं समझता हूँ कि उसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर दें, और मैं समझता हूँ कि और कोई ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए, और अनाउंस ये होना चाहिए कि स्टेबल रहेगा टैक्स सिस्टम, और जो हम लोग टैक्स फाइलिंग करते हैं उसमें सुविधा ज्यादा लानी चाहिए, ताकि मिडिल इनकम लोगों को ये सुविधा मिले कि अगर उन्होंने ठीक से अपना टैक्स फाइल कर दिया तो फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी ठीक है, ये तो मिडिल क्लास की बात हो गई। मार्केट्स की ये बात कर लेते हैं। पुनीता हमारे साथ हैं। पुनीता, मुझे पता है कि आप हाल ही में किसी इवेंट में या फिर शायद रिपब्लिक डे के दिन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में थी, मैंने आपकी वो तस्वीर भी देखी थी। लेकिन बाजार के आप एक बार अपना मार्केट वेटरन वाला कैप अगर आप पहने, उसके हिसाब से मार्केट को, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स को या ओवरऑल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को क्या मैसेज इस बजट के द्वारा दिया जा सकता है कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स को लेके, या अदरवाइज भी जो इंडिया की बैलेंस शीट अब ज़्यादा मजबूत है उसके रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में क्या मैसेज दिया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म से आपके हिसाब से? तो देखिए, एक्चुअली इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ऑलरेडी है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में भी आया, हमारी जो ग्रोथ रेट्स है, डेट टू जीडीपी है, वो सब बाकी देशों से काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में है। इनफैक्ट आई थिंक जहां पर एक बूस्ट की जरूरत है वो ऑलरेडी एक सेक्टर है जहां पर ग्रोथ आ रही है, पर वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड ग्लोबल कंपनीज जो है इंडिया की तरफ देख रही हैं, जहां पर वो इंडिया को एक सोर्स बना सके, चाइना प्लस वन, वो सभी लोग जानते हैं। पर मैं काफी सारे ग्लोबल कंपनीज में जिनमें एसोसिएटेड हूँ,
उनके लिए सबसे बड़ा ग्रोथ एरिया इंडिया है। एक तो इंडिया कंज्यूमर्स और दूसरी तरफ से इंडिया में कैपेसिटी एंड सोर्सिंग। तो वो लोग सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं कैपेसिटी इंक्रीजेस के लिए। और इंडिया की जो आज कंपनीज हैं उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी हद तक फुलफिल ऑलमोस्ट 80-90% पर है, कईयों की 100 पे भी है। तो कैपेसिटी ऐड करना बहुत जरूरी है और उसके लिए गवर्नमेंट को एक थ्रस्ट दे, ताकि इंडियन कंपनीज जो बहुत सालों से कैपेक्स में इतना इन्वेस्ट नहीं करी है, उसमें इन्वेस्ट करे, ताकि हम लोग जो हैं वो डिमांड को मीट कर पाए। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज को अभी भी इंडिया में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया जरूरी आएंगे। और क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम है, इंडिया की ग्रोथ रेट्स बहुत और डिमांड डेमोग्राफिक सब कुछ उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस एक हमेशा कंसर्न रहती है और रहेंगी, पर उसको छोड़कर सिर्फ अगर हम ग्रोथ के ऊपर फोकस करें तो इस सेक्टर को और मजबूत बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ग्रोथ की बात कर ही लेते हैं। कल इकोनॉमिक सर्वे भी काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड आया है। अगर आप उसके डेटा पॉइंट्स देखें या उसके डीप में जाए, ऑलमोस्ट 371 पेज इकोनॉमिक सर्वे था। मनीष, आपने तो जरूर पूरा पढ़ा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि आप तो इस तरह के ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्स में डीप डाइव की शौकीन है। लेकिन आपको क्या, कौन से डेटा खास तौर पर निकल के आए जो हिंट कर रहे हैं कैसा बजट हो सकता है? नहीं, बजट और इकोनॉमिक सर्वेस का बहुत कोरिलेशन नहीं है, रिलेशन होता नहीं है, और थोड़ा बहुत टॉमिंग होता है मोस्टली बजट्स और जनरल इकोनॉमिक सेटअप को लेकर के। तो वो है, जनरल इकोनॉमिक सर्वेस हमेशा ओवर स्टेट करते हैं ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को करीबन 100-150 बेसिस पॉइंट के आसपास। इतना ज़्यादा ओवर स्टेट करते हैं जनरली, एवरेज अगर पिछले 10 साल का देखूं तो थोड़ा माउथ पीस टाइप है ये गवर्नमेंट का। और बट मेरा ख्याल ये है कि शायद ग्रोथ जो एंटिसिपेट कर रहे हैं 680 के बैंड में, तो मेरा पर्सनल व्यू है और जो मैंने लिखा भी है कि शायद ग्रोथ 5.5-6 के बीच में आएगी। तो ग्रोथ थोड़ी कमज़ोर है, ब्रॉड ग्लोबल सेटअप जो ग्रोथ का है वो थोड़ा वीक है ना। एंड उस सिचुएशन में जो मेन थ्रस्ट अगर गवर्नमेंट का होना चाहिए तो थोड़ा कंसोलिडेट करे फिस्क को और किसी दृष्टि से बॉन्ड मार्केट को स्पूक नहीं करे। ओके, तो क्या कितना नंबर आप देखना चाहेंगे फिस्कल डेफिसिट का या बोरोइंग्स का या कैपेक्स का, जो बैलेंस बना जाए, डराए नहीं? देखिए, अभी अगर देखें तो प्री कोविड ट्रेजेक्ट्री से करीबन 3% ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हम हर सालाना जो है बोरो कर रहे हैं। अब पिछले 2 सालों से ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक रही है देश में, है ना। हालांकि हम प्री कोविड ट्रेजेक्ट्री से काफ़ी नीचे हैं, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट करीबन 2% ज़्यादा है और ग्रोथ ठीक ठाक रही है। इन्फ्लेशन जो है वो हायर बैंड पे है, 4 से 6 की बैंड में ऊपर ही रही है कमोमन बहुत टाइम तक। तो उसी सिचुएशन में इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट चलाना, है ना, वो ग्रोथ के लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए एक थ्रेट हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक वक्त है, क्योंकि टैक्स बॉयंसी ठीक ठाक रही है पिछले 12 महीनों में, तो आप फिस्कल डेफिसिट को कट करें। एज ऑफ राइट नाउ इंटेंशंस इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को बहुत तेज़ी से काटने का, और इक्विटी मार्केट ऑफ कोर्स दुखी होगा अगर 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा काटा। आई थिंक जो फाइन लाइन है वो 50 बेसिस पॉइंट के आसपास में फिस्कल डेफिसिट को काटने की है। देखा जाए तो बाजार इस समय काफ़ी तेज़ हो गया है। इनफैक्ट गोइंग 20-25 मिनट रह गए स्पीच शुरू होने में। इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी लेके आइए, रेफरेंस देना ज़रूरी है। बाजार की पोजीशनिंग इस समय तो हमारे पास, हमारे पैनल में सभी तरह के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बट बाजार को एक बार मार्क कर दें। रेटर साहब लेके आइए निफ्टी इंट्राडे और बैंक निफ्टी। सिंह साहब, आप देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हैं और अभी बाजार को बचा रखा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। अभी लास्ट 15 दिन में ही कुछ 30-35 हज़ार करोड़ FIs ने बेचा। एट द सेम टाइम हमने देखा है कि जो सेविंग्स हैं कंट्री में वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग पे है। ऐसा क्या कदम उठाया जा सकता है कि फाइनेंशियल सेविंग्स को बूस्ट मिल सके आपके हिसाब से? देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हरिभक्ति साहब ने सबसे पहले बात की कि जो स्लैब्स हैं, जो अकाउंटिंग, अगर जब हम अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का डाटा देखते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत सारी रिटर्न जो होती हैं ना, जो ज़ीरो टैक्स के नज़दीक की जाती हैं। अगर स्लैब उसका बढ़ा दिया जाए
तो उससे क्या होगा कि एक तो ये है कि जैसे हमने देखा है टैक्स बॉयंसी की जब हम बात करते हैं तो टैक्स गवर्नेंस हैज बिकम एंड वी हैव सीन इन द कॉर्पोरेट टैक्स आल्सो विद द रिडक्शन ऑफ द टैक्स रेट हाउ in the absolute terms how much tax has gone up, कितना टैक्स की बढ़ोतरी हुई है। और मेरे को ये लगता है अगर ऐसा स्टेप जैसे हरिभक्ति साहब ने बोला अगर ऐसा स्टेप ले लिया जाता है तो उससे क्या होगा कि एक अकाउंटिंग में सरप्लस पैसा बहुत आ जाएगा, उसकी वजह से सेविंग्स भी बढ़ेंगी, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगी। बिकॉज आज की डेट में कैपिटल मार्केट में या तो क्रीम ना क्रीम बंदा पैसा डाल रहा है या जो बिल्कुल सट्टे के हिसाब से एक स्टूडेंट भी आज की डेट में F&O में जाके अपना काम कर रहा है। दीज आर टू एक्सट्रीम्स। ये दोनों चीज़ें मतलब बीच का जो बड़ा पिरामिड है उसने आज की डेट में कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, ना कि उसको किसी ने जाके नज किया है कि भैया इसमें पैसा लगाओ। क्योंकि सर्विस के लिए जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, बिकॉज एवरी स्टेक होल्डर्स वांट टू हैव इट। आई एम श्योर कि इस बजट में ऐसा कोई कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है इट विल कंटिन्यू एंड विल सी व्हाट हैपेंड इन द कॉर्पोरेट टैक्स विल कम टू द इंडिविजुअल टैक्स रिजीम। राधिका, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा इसमें? देखिए, पिछले 4-5 साल से एक बड़ा फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का मूवमेंट हुआ है। आपने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा है कि एक जिक्र हुआ है कि डोमेस्टिक इन्फ्लोस कितने रहे हैं, खासकर हमारी इंडस्ट्री की SIP। वो मेरे हिसाब से दो बातें हैं। एक तो आपके टैक्स एसेट क्लास वाइज बहुत कंफ्यूजिंग है। आपका इक्विटी का 1 साल का कैपिटल गेन्स है, रियल एस्टेट का कुछ और है, फिक्स्ड इनकम का 3 साल है, हालांकि इक्विटी एक लंबे समय की एसेट क्लास है। तो एक बार एक रैशनलाइजेशन होना चाहिए एसेट क्लास वाइज टैक्स स्लैब में। और जो हरिभक्ति सर ने बात कही ना, कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स रेजिम, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए हो या विदेशी इन्वेस्टर के लिए हो, एक बार एक क्लीन कैपिटल मार्केट टैक्स स्ट्रक्चर जो कंसिस्टेंट रहे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो हमारे निवेशकों के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो NPS है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड, इनमें भी अलग अलग टैक्स पैरिटी नहीं है। तो म्यूचुअल फंड के लिए एक अलग टैक्सेशन है, इंश्योरेंस के लिए एक अलग टैक्सेशन है। इसको किसी तरह से अगर आप यूनिफाई करें, टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करें, तो आपके बहुत निवेशक बाजार में आ सकते हैं और वो आ रहे हैं। ये आपने देखा है पिछले 2-3 सालों में। जी हाँ, नंबर तो क्लियरली बढ़ता ही जा रहा है। वो अच्छा फाइनेंशियलाइजेशन का ट्रेंड है। एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया। पुनीता और हमारे सारे जो पैनलिस्ट हैं यहाँ आज स्टूडियोज में बैठे हैं, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट वेट करने के लिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेके हम वापस आते हैं और इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बजट के पहले हम प्रकाश डालेंगे। ये 2023 तरक्की की नई उड़ान, ये है हमारा मैसेज इस बजट डिस्कशन में। पुनीता कुमार सिन्हा और ढेर सारे टॉप पैनलिस्ट ET Now स्वदेश के स्टूडियोज में आज मौजूद हैं। पुनीता, एक कॉर्पोरेट के नज़रिए से अगर हम देखें, ये बात कहना शायद गलत नहीं होगा कि बहुत सारे रिफॉर्म मूव्स बजट के बाहर भी हो रहे हैं और इसका ये डेटा हम देख भी रहे हैं कि कैपेक्स बढ़ रहा है
और कैपेक्स एज ए पार्ट ऑफ जीडीपी वगैरह बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक जितना भी बूस्ट रहा है वो सरकार की तरफ से रहा है। अब जो है उम्मीद ये बन रही है कि नेक्स्ट स्टेप इंडिया इंक भी, क्योंकि उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ गए, अपना कैपेक्स ड्राइव और वो व्हील भी घूमना शुरू हो जाएगा, वो चक्का घूमेगा। आप इतने सारे टॉप कॉर्पोरेट से बातचीत करती हैं, आपको उसके साइंस नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो खुद ही देख रही हैं कि उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं बोथ फ्रॉम फॉरेन कंपनीज एज वेल एज डोमेस्टिक डिमांड, तो वो अपने और अपने ही कैश जनरेट करिए, उनको गवर्नमेंट से कोई खास बेनिफिट नहीं जरूरत है। हाँ, पीएलआई स्कीम जो है वो बहुत यूजफुल रही हैं और कंपनीज चाहेंगी कि वो स्कीम्स कंटिन्यू हो, और आई थिंक उसको बढ़ाना चाहिए। तो बजट में मेरे ख्याल से एक वो जो पीएलआई स्कीम्स है उसको अगर एक्सपैंड करें तो वो बहुत यूजफुल रहेगा। सो आई थिंक इंडियन कंपनीज की जो अपनी स्ट्रेंथ है एंड अपने कैश फ्लोज है और अपना लेवरेजिंग एबिलिटी है, उससे ही वो लोग सस्टेन कर सकते हैं उनको गवर्नमेंट। बट हाँ, गवर्नमेंट को भी कैपेक्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर ही आता है ज्यादातर, तो उनको थोड़ा एलोकेशन उस पर बढ़ाया जाए तो बेटर है। और जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हूँ, एक और चीज है जहां पर आई थिंक बजट को ध्यान देना चाहिए, वो है स्किल डेवलपमेंट। बिकॉज जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएंगी, फॉर इंस्टेंस यूएस में जैसे कि वेजेस बहुत हाई हो गए हैं, तो इवन गेटिंग अकाउंटेंट्स की भी सैलरीज बहुत बढ़ गई हैं कि लोग इंडिया की तरफ अकाउंटेंट्स में भी आउटसोर्स कर रहे हैं। सो इट्स नॉट टेक्नोलॉजी ओनली, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स उसमें भी आउटसोर्स हो रहा है। तो पर यहाँ पर जो है इतना एट्रिशन हाई हो रहा है, क्योंकि लोग कंपनीज जंप करे चले जा रहे हैं, 6-6 महीने में, साल में जॉब्स छोड़ रहे हैं, तो कंपनीज को वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर कंपनीज कैपेसिटी बढ़ाएंगी, उनको और लोगों की जरूरत होगी, और हमारे पास वो टैलेंटेड हमारी डेमोग्राफिक्स बहुत स्ट्रांग है, बट हमारे पास में वो मिसमैच है कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग चोक कर जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द डिमांड। राइट, ओके, ये देखिए सारे बजट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े बोरों में भर के आ रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होती है ये टीम की बजट बनाने की, और वही दिखाई दे रहा है हमें। हमारे साथ आपने कॉर्पोरेट्स की बात की, शशांक श्रीवास्तव भी मारुति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुड़ेंगे जल्दी ही, लेकिन एक फीडबैक में शैलेश जी से ले लेता हूं, क्योंकि वो बहुत टॉप कॉर्पोरेट से आप बातचीत करते रहते हैं। इस समय एक तरफ तो ये व्यू आ रहा है कि वर्स्ट ऑफ मार्जिन प्रेशर कॉर्पोरेट इंडिया के पीछे है, और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर लेड था अभी तक। ओके ठीक है, मैं आता हूँ शशांक जी, आपके पास एक ही मिनट, शैलेश जी का जवाब पूरा हो जाने दीजिए कि यहाँ से चीज़ें स्लो डाउन के मध्य से थोड़ी चैलेंजिंग होगी, या हम निकाल लेंगे स्लो डाउन, लेके आगे बढ़ जाएंगे, कॉर्पोरेट इंडिया मैनेज कर लेंगे? बिल्कुल मैनेज कर लेंगे। ओके, क्योंकि जो रेजिलियंस कैपिटल जो है वो बिल्डअप हो गई है। हमने ये रेजिलियंस कैपिटल शब्द का या एक्सप्रेशन का यूटिलाइजेशन अभी अभी चालू किया है। ओके, और 2 साल में जो रेजिलियंस कैपिटल बिल्ड की है, सब तरह की मॉनेटरी कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, टेक्नोलॉजी कैपिटल, सब तरह की कैपिटल हम लोगों ने इकट्ठा कर ली है, और इसलिए मैं सोचता हूं कि वी विल सेल आउट। चलिए आगे चल के पूछते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ शशांक जी जुड़ गए हैं। शशांक, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया 18 ऑफ स्वदेश पे बात करने के लिए। मुझे दिल्ली में लग रहा है काफ़ी सर्दी हो रही है, आपने हाईनेक और जैकेट वगैरह चढ़ा रखी है, और पीछे आपकी नई गाड़ी जिम्नी भी नजर आ रही है, क्या बात है, बहुत ही फर्स्ट क्लास सेटिंग में आपने हमसे बातचीत की। ये बताइए, बाजार कॉर्पोरेट इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट 2023 से? देखिए, जहाँ तक ऑटो इंडस्ट्री का हवाले से मैं अगर बात करूँ तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा बजट हो जिसमें ग्रोथ को प्राथमिकता दी जाए। अगर ऐसा कोई भी बजट जो शरह नमू है, जो ग्रोथ रेट है, उसको उसमें इजाफा करता है, वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है ओवरऑल इंडस्ट्री से।
और उसमें अगर उसके विदिन अगर देखा जाए कि ये ग्रोथ कैसे हो सकती है, मेरे नज़र में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल के इलाके में जो सरमाया है और जो हमारे जो देहाती जो इलाके हैं उसमें जो सरमाया है, जो रूरल इन्वेस्टमेंट है, उसके थ्रू मेरे नज़र में एक ओवरऑल ग्रोथ बजट हो सकता है और ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कामयाब साबित होगा। जी, ये जो डिमांड की जो बात आ रही है कि आगे चल के इनफैक्ट जीडीपी ग्रोथ भी थोड़ा सा ट्रिम किया है एस्टिमेट, अगर नेक्स्ट साल की बात करें। डांगी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में बैठे हुए मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो कहते हैं ग्रोथ शायद हम ओवरस्टेट कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रेस टेस्ट भी कर दें ग्रोथ को, तो ऑटो डिमांड का क्या व्यू बनता है आपका, ऑटो सेक्टर डिमांड का क्या व्यू बनता है नेक्स्ट 12 से 14 महीने? आपको तो इंक्वायरीज आना शुरू हो गई होंगी, या आपको लगता है कि मिडिल क्लास की अब पोजीशन काफ़ी बेहतर है और डिमांड ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी इंडिया में? जी देखिए, अगर आप इस जो रवा माली साल है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसके हवाले से बात करें तो एक रिकॉर्ड बिक्री हुई है इस ऑटो इंडस्ट्री में। ये इम्कान लगा रहे हैं कि इस माली साल में करीब 38 से 39 लाख गाड़ियाँ बिकेंगी, जो एक सबसे अव्वल तरीन जो आंकड़ा है इस क्षेत्र के लिए आज की हिंदुस्तान की ऑटो की पूरी तारीख में। तो उस नज़र से एक बहुत अच्छा माहौल है, एक सेंटीमेंट पॉजिटिव है। जनवरी के भी अगर आप आंकड़े देखें तो अच्छी ग्रोथ हुई है, इसलिए ये जो मोमेंटम है वो इंडस्ट्री के साथ है। हाँ, एक कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हमारे को एक तीखी नज़र रखनी पड़ेगी, जैसे जो इफरात ज़र है, जो इन्फ्लेशन रेट है, उससे जो बैंक की दरें हैं वो शायद अगर बढ़ती हैं तो इस क्षेत्र के लिए वो मनफी साबित होंगी। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल अगर इकनॉमी में ग्रोथ है तो फिर ये इंडस्ट्री, हमें उम्मीद है कि अगले साल भी अच्छा करेगी और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये पेशगोई करी जा रही है कि अगले साल की ग्रोथ 5 से 7% के दरमियान रहेगी। इसका मतलब कि इंडस्ट्री में 41 लाख तक की गाड़ियाँ बिक सकती हैं अगले साल। राइट, ऑलराइट शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बजट के बाद आपसे दोबारा बातचीत करेंगे, बजट के कमेंट्री को एनालाइज करेंगे इंडस्ट्री के लिए आपके साथ। शुक्रिया। हमारे साथ पैनलिस्ट तो हैं ही। राधिका, आपसे मैं चर्चा आगे लेके चलता हूँ कि एक तो बात हो गई मार्केट की और उम्मीदों की। ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अगर बदलाव नहीं आए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और सेंटिमेंट से बाजार ज़्यादा चलता है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, तो आपको एक रिलीफ रैली का केस बनता हुआ नजर आता है? क्योंकि आपने रैशनलाइजिंग की बात की है, वो एडवर्स रैशनलाइजिंग भी हो सकती है। देखिए, बाजार की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आई थिंक नो चेंज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो अगर कोई न्यूज नहीं होगी टैक्सेशन फ्रंट पे, क्योंकि आज उम्मीद ये है कि कोई छेड़छाड़ होगी, तो शायद एक आपको रैली दिखेगी। लेकिन कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि जो थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है वो अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा हो तो वो लेना चाहिए। अब जैसे लॉन्ग टर्म अगर आप इक्विटी को 3 साल कर दें तो वो इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो वैसे भी 3 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। एक साल का है। तो आप ये कह रही हैं रेट भले ही ना बढ़ाएं, ड्यूरेशन बढ़ा दें तो बाजार एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इतनी बुरी बात नहीं है। ऐसे भी जब 10% एलटीसीजी आया था तो म्यूचुअल फंड्स में बाजार में बहुत पैनिक था, लेकिन बाजार ग्रो ही हुआ है उसके बावजूद। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल ब्रेक अभी पेंडिंग है। हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए हैं और नए नए बड़े दिग्गज जुड़ते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इतना स्वदेश के साथ।